हेलो। हेलो। हाँ, क्या हुआ भावेश? दूसरे स्टूडेंट कहाँ गए आज? कोई आया ही नहीं सर। 12 बजे का सर टाइम दे रखा है। 12 ही तो बज रहे हैं ना अभी। ठीक है, 2-5 मिनट वेट कर लेते हैं, अदरवाइज शुरू करेंगे क्लास, है ना? हाँ ठीक है सर। है ना? चलो ठीक है, आ रहे हैं स्टूडेंट। मेरी आवाज आ रही है क्लियर आप तक? हाँ सर, क्लियर है, आवाज क्लियर है। ये लोग कहाँ गए? आए नहीं आज क्लास में? आपको प्रिंटिंग पेस्ट इंग्रेडिएंट्स का शुरू करवा दिया था ना? हेलो। इंग्रेडिएंट्स चालू कर दिया था आपने। चालू कर दिया था, ठीक है। तो थिकनेस का यहाँ तक हो गया था। चलो देख लो। ठीक है, स्टूडेंट्स आएंगे, जुड़ते जाएंगे, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो प्रिंटिंग पेस्ट इंग्रेडिएंट्स में सेकंड जो है, जिसके बारे में मैं थोड़ा पहले बता भी चुका था, एक्चुअली थिकनर है। तो थिकनर क्या होता है? कोई प्रिंटिंग पेस्ट है, उस प्रिंटिंग पेस्ट को प्रॉपरली, भावेश ये वीडियो बंद करो, इधर वीडियो आ रहा है। किसी भी प्रिंटिंग पेस्ट को प्रॉपरली विस्कोसिटी देने के लिए थिकनर यूज किया जाता है। ठीक है। और थिकनर्स क्या होते हैं? हाई मोलिकुलर वेट के कंपाउंड होते हैं, जो कि प्रिंटिंग पेस्ट को विस्कोसिटी देते हैं। ठीक है। मीन्स एक सर्टेन अमाउंट तक प्रिंटिंग पेस्ट विस्कस होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। ज्यादा होगा तो उसका डिमेरिट क्या है, और कम होगा तो क्या डिमेरिट है, वो मैं बताऊंगा इसमें आपको। ठीक है। और ये जो है थिकनर जो है स्टिकनेस बढ़ाता है, साथ में प्लास्टिसिटी बढ़ाता है। और प्रिंटिंग पेस्ट में क्या है कि फैब्रिक पर कलर को बिना स्प्रेड हुए प्रॉपरली डिजाइन के अकॉर्डिंग फैलने में हेल्प करता है। कोई प्रिंटिंग पेस्ट है, अगर वो प्रिंटिंग पेस्ट डिजाइन के बाहर निकल गया तो प्रॉपर डिजाइन बन नहीं पाएगी। ठीक है। अगर उसमें पेनिट्रेट ही नहीं हुआ तो भी डिजाइन ढंग से नहीं बनेगी। ठीक है। इसके लिए थिकनर रेस्पॉन्सिबल होता है। तो थिकनर की कुछ क्वालिटीज होती है, मैं बताऊंगा आपको अभी। ठीक है। तो एक जो अच्छा थिकनर होता है, वो डिजाइन को प्रॉपरली प्रिंट करे। ठीक है। अंदर फैब्रिक के इनसाइड में पेनिट्रेट करे, और जब रिमूव करे तो आसानी से निकल जाए। ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक। तो मेन फंक्शन है, द मेन फंक्शन ऑफ थिकनर इज टू होल्ड और adhere the dye particles in the desired place on the fabric. थिकनर का जो मेन पर्पज है, मेन फंक्शन है, वो ये है कि डाई पार्टिकल को जहां जहां रिक्वायर्ड है उस जगह पर प्रॉपरली ये चिपकाए। ठीक है। फैब्रिक पर ट्रांसफर करे, और कंप्लीट फिक्सेशन होने के बाद में आसानी से रिमूव हो जाए। ठीक। द विस्कोसिटी ऑफ द प्रिंटिंग पेस्ट शुड बी सफिशिएंटली हाई टू प्रिवेंट रैपिड डिफ्यूजन ऑफ कलर थ्रू द फैब्रिक। तो विस्कोसिटी जो है, द विस्कोसिटी ऑफ प्रिंटिंग पेस्ट शुड बी सफिशिएंटली हाई।
प्रिंटिंग पेस्ट की विस्कोसिटी इतनी हाई जरूर होनी चाहिए कि यह फैब्रिक पर कलर की स्प्रेडिंग को बचाए, मीन्स कलर को फैब्रिक पर अनावश्यक स्प्रेड नहीं होने दे, और फैब्रिक पर आसानी से प्रिंट भी हो जाए जहां जहां रिक्वायर्ड है। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आपको तक मेरी? भावेश, यस सर। आवाज Yes, प्रॉपरली आ रही है ना? ठीक है, हाँ सर आती। ये तो जो बिफोर टर्म था या गए बार जो क्लास हुई थी उस तक मैंने आपको बता दिया था, आपको रिकॉल करा दिया एक बार। ठीक है, आप इसको और अच्छी तरह से देखिएगा। अब आज का शुरू करते हैं हम। जो प्रिंटिंग पेस्ट है, इस प्रिंटिंग पेस्ट की जो प्रिंटिंग पेस्ट थिकनर है, उसमें जो थिकनर मेन इंग्रेडिएंट है, देखिए थिकनर की वजह से ही प्रिंटिंग पेस्ट कहलाता है। अदरवाइज तो ये क्या है, आपके प्रिंटिंग सॉल्यूशन कहलाएगा। तो डाइंग में और प्रिंटिंग में जो मेन डिफरेंस है, उसका एक रीजन आपके थिकनर भी है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज आप देख लीजिए। स्टेबिलिटी टू कीपिंग विस्कोसिटी शुड बी गुड, मींस एक प्रिंटिंग पेस्ट का थिकनर एक प्रिंटिंग पेस्ट का जो थिकनर है, उसकी विस्कोसिटी अच्छी होनी चाहिए। मींस इतना ज्यादा विस्कस भी नहीं होना चाहिए कि वो कलर को फैब्रिक पर इजीली प्रिंट नहीं कर पाए, और सेकंड इतना ज्यादा थिन भी नहीं होना चाहिए कि वो फैब्रिक पर चारों तरफ डिजाइन को स्प्रेड कर दे, जहां डिजाइन हो उसके अलावा भी वो प्रिंट हो जाए। ऐसा दोनों ही तरह से नहीं होना चाहिए। ठीक है नाउ, और ज्यादातर जो भी हम थिकनर बनाते हैं वो एक्वस बनाते हैं। एक्वस का मतलब होता है पानी से, मींस इसका जो मीडियम है वो पानी होता है। तो पानी के साथ में वो डिस्पर्स होकर ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो चारों तरफ में फैल जाए। ठीक है, now on standing upsetting the flow property and concentration of the dye in the printing paste may be leading to the interface with the regular distribution of the dye। इसका मतलब ये हुआ कि जो थिकनर है वो थिकनर डाई को रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए फैब्रिक पर। ऐसा नहीं हो कहीं पर कम हो कहीं पर ज्यादा हो। इसके लिए प्रिंटिंग पेस्ट बनाते समय थिकनर को पेस्ट में मिलाने के बाद में इसको अच्छी तरह से हिलाना चाहिए या अच्छी तरह से शेकिंग करना चाहिए, ताकि जितने भी केमिकल्स हैं, डाई स्टफ है और थिकनर है, वो इजीली घुल जाए या इजीली उसका एक होमोजीनियस पेस्ट बन जाए। क्लियरली स्टूडेंट्स? हेलो, यस सर। ये क्लियर हुआ ना जो मैं बता रहा हूं आपको? हेलो, ठीक है। Yes. आगे बताते हैं। नाउ इट हैज सर्टेन विस्कोसिटी, फ्लो प्रॉपर्टी, एबिलिटी टू वेट एंड अडहेयर टू इंटरनल सरफेस ऑफ एचिंग ऑफ इनग्रेव्ड रोलर। एक इंपॉर्टेंट बात है, देखिए रोलर प्रिंटिंग हम करते हैं। रोलर प्रिंटिंग इज ए मेथड ऑफ प्रिंटिंग। ठीक है, रोलर प्रिंटिंग के केस में रोलर डिजाइन रोलर जो होता है स्टील का बना होता है, और उसके ऊपर एचिंग या जैसे छेनी हथौड़े से या किसी आइटम के थ्रू, उनके कारीगरों के आइटम्स होते हैं, उनके थ्रू डिजाइन बनाते हैं। उस डिजाइन में प्रिंटिंग पेस्ट को जाना चाहिए, डिजाइन को छापना चाहिए फैब्रिक पर, और उसके बाद में वो इजीली वहां से रिमूव हो जाना चाहिए।
इस तरह की प्रॉपर्टी इसमें होनी चाहिए। ऐसा नहीं डिजाइन में, अगर थिकनर डिजाइन में गया और वो वहीं पे चिपक कर रह गया तो हमारा डिजाइन रोलर भी बेकार हो जाएगा और हमारी प्रिंट भी नहीं हो पाएगी। इसलिए एक अच्छे थिकनर की ये प्रॉपर्टी है कि ये थिकनर डिजाइन को अच्छी तरह से प्रिंट करे। कोई भी मीडियम है, जैसे ब्लॉक्स के केस में ब्लॉक है, स्क्रीन है, स्टेंसिल है, उस पर ये चिपके नहीं। नाउ इट मस्ट बी कंपेटेबल विद द अदर इंग्रेडिएंट्स, मींस थिकनर शुड बी इनर्ट। जो थिकनर है, किसी भी तरह का जो केमिकल हम प्रिंटिंग पेस्ट में काम ले रहे हैं, उस प्रिंटिंग पेस्ट के थिकनर, प्रिंटिंग पेस्ट में जो भी केमिकल काम लिया जा रहा है उस केमिकल के साथ में रिएक्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये प्रिंटिंग पेस्ट के साथ, प्रिंटिंग पेस्ट का थिकनर किसी दूसरे केमिकल के साथ में रिएक्ट हो गया और कोई तीसरा ही केमिकल बना दिया, वो हमारे लिए यूजलेस है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना चाहिए, या एक थिकनर में एक ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। नेक्स्ट, द फिल्म शुड ड्राई properly on the fabric to prevent spreading of the color by capillary action. You know, सभी ने फिजिक्स पढ़ा है और कैपिलरी एक्शन के बारे में जरूर पढ़ा होगा। कैपिलरी एक्शन कोई स्टूडेंट बताएगा? एनीवन स्टूडेंट? अमन आमटे, आप बताओ जरा। अमन, ये अमोल आमटे, हेलो, मेरी आवाज आ रही है अमोल? हेलो, अक्षय, हाँ अमोल बताइए जरा। कैपिलरी इफेक्ट होता है सर। हेलो सर, हेलो, हाँ बोलिए। सर, लिक्विड की एबिलिटी जो होती है ना, हाँ हेलो, लिक्विड की जो एबिलिटी है उसको जो फ्लो होता है, हेलो बोलते जाइए, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। सर, जो लिक्विड की एबिलिटी होती है उसमें जो फ्लो होता है ना, उसमें छोटे छोटे स्पेसेस आते हैं सर। क्या आते हैं उसमें? स्पेसेस आते हैं सर, स्पेसेस, नैरो काइंड ऑफ, मतलब छोटे छोटे जो स्पेसेस आते हैं ना, हाँ, उसको मतलब कैपिलरी एक्शन। एग्जाम्पल दे सकते हैं? कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? जैसे सर, सॉलिड में जो इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस होते हैं ना सर। हाँ बोले जाओ। हेलो, हाँ बोले जाओ, मैं सुन रहा हूँ। सॉलिड में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं ना, तो उसके सराउंडिंग जो सरफेस होता है, हेलो, हाँ सुन रहा हूँ मैं, हेलो, बोलिए। मेरे तक उसके सराउंडिंग, आपकी आवाज प्रॉपरली आ रही है, आप बोलिए। सर, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड, उसके सराउंड होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली कभी कोई रुई की बत्ती होती है, उस बत्ती को आप पानी में डुबोएंगे, पानी उसमें अपने आप चढ़ जाता है। इट इज ए बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कैपिलरी एक्शन। ठीक है, आप बात को घुमा रहे हैं अमोल, ऐसा नहीं है। ठीक है, कैपिलरी एक्शन में, जी सर, जी सर, कैपिलरी एक्शन में जैसे किसी टॉवल को या किसी भी रुई की बत्ती को या किसी भी कॉटन की डोरी को आप बाल्टी में या किसी पानी के उसमें लटका देंगे, पानी धीरे 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 उसमें ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, ये जो एक्शन है इसको हम कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। ठीक है, आप इसको सही कर लीजिए। तो बात हुई थी, चौथे नंबर का पॉइंट है हमारा, द फिल्म शुड ड्राई प्रॉपरली ऑन द फैब्रिक टू प्रिवेंट स्प्रेडिंग ऑफ द कलर बाय कैपिलरी एक्शन। मींस प्रिंट करने के बाद में जो थिकनर की फिल्म है
वो प्रॉपरली ड्राई हो जाना चाहिए, अदरवाइज तो कैपिलरी एक्शन के थ्रू कलर चारों तरफ फैब्रिक में फैल जाएगा। इसका मतलब ये है, मीन्स थिकनर ऐसा होना चाहिए जो कैपिलरी एक्शन को रोक सके। कैपिलरी एक्शन को अगर रोकेगा नहीं तो कलर चारों तरफ फैब्रिक में फैल जाएगा, डिजाइन बचेगी नहीं उसमें। ठीक है, ये है इसका मतलब। नेक्स्ट है हमारा proper extraction of water from system during steaming should be ensured to provide free space for the dye molecules to move towards the fabric and free water to carry it. Means जब हम प्रिंटिंग कर रहे हैं तो उस समय में क्या होना चाहिए कि पानी जो है वो कंप्लीटली स्टीमिंग के टाइम में फैब्रिक से पानी कंप्लीटली निकलना चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं निकलेगा, फैब्रिक वेट रहेगा, तो उस केस में क्या होगा, जो ड्रॉपलेट्स है, अगर देखिए हम पानी को गर्म करेंगे स्टीम बनेगा, स्टीमर में कंडेंस होगा, और कंडेंस होने के बाद में थोड़ी सी ठंडक पाकर वो ड्रॉपलेट्स नीचे गिरेंगे, और नीचे गिरेंगे तो उस केस में जो डाई है वो कंप्लीटली फिक्स नहीं होती है। इसको बंद करो अमोल ये वीडियो बंद करिए। वीडियो बंद करिए भाई। प्रॉपर एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर, तो ये जो वाटर है ये अगर प्रॉपरली निकलेगा नहीं और डाई के फिक्स होने के पहले फैब्रिक पर गिर गया तो पूरे फैब्रिक में जो डिजाइन है वो स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए थिकनर ऐसा होना चाहिए कि मॉइस्चर को कंप्लीटली रिमूव करे और फैब्रिक पर वाटर ड्रॉपलेट्स को गिरने से बचाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा these should not have any affinity towards the dye and fabric. It is an important point with respect to the thickness. देखिए कोई भी थिकनर अगर फैब्रिक के साथ में रिएक्ट करता है या डाई के साथ में रिएक्ट करता है तो वो हमें फायदा देने के बजाय नुकसान ज्यादा करेगा। देखिए अगर फैब्रिक के साथ में कोई थिकनर रिएक्ट करता है तो उसको रिमूव करने में आसानी नहीं रहेगी। मीन्स हमें फैब्रिक पर परमानेंट चिपकाना नहीं है। ठीक है, डिजाइन को चिपकाना है, थिकनर को नहीं चिपकाना है। थिकनर इज ओनली ए मीडिया। ठीक है, इस मीडिया की वजह से, इस थिकनर की वजह से फैब्रिक खराब नहीं होना चाहिए, अदरवाइज तो इसमें एक कड़कपन आ जाएगा फैब्रिक में जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है। इसलिए फैब्रिक की अफिनिटी थिकनर की एफिनिटी फैब्रिक के लिए बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सेकंड, ये जो फैब्रिक है, फैब्रिक के अलावा जो थिकनर है अगर डाई के लिए अफेक्ट हुआ तो देखिए अल्टीमेटली फैब्रिक पर से थिकनर को रिमूव होना है। थिकनर रिमूव होगा और डाई भी रिमूव हो गई तो फैब्रिक जो है उस पर जो डिजाइन है वो काफी फेड हो जाएगी। मीन्स जितना कलर की इंटेंसिटी हमें चाहिए वो आएगी नहीं। इसलिए फैब्रिक पर डाई का डिजाइन होना चाहिए, न कि थिकनर का होना चाहिए। इसलिए एक अच्छे थिकनर की प्रॉपर्टी होती है कि वो डाई के साथ साथ फैब्रिक के साथ भी अफिनिटी नहीं रखे। ठीक है, केवल मीडियम का काम करे। नेक्स्ट है, these should have control over the free water pickup and not carry the dye beyond the boundaries of the impression. मतलब कोई भी थिकनर को वाटर अब्सॉर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है, वाटर अब्सॉर्ब करने का काम हाइग्रोस्कोपिक एजेंट यूरिया या ग्लिसरीन का है। ठीक है, ये अब्सॉर्ब नहीं करे और दूसरा बाउंड्रीज के बाहर इंप्रेशन को नहीं जाने दे। मीन्स जो कलर है
वो बाउंड्री के बाहर न जाए, इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट, द रिमूवल ऑफ एग्जॉस्ट, द रिमूवल ऑफ एग्जॉस्ट थिकनर फिल्म शुड बी इजीली, ये पहले मैं बता भी चुका अभी। एक थिकनर आसानी से रिमूव होना चाहिए, अगर आसानी से कोई थिकनर रिमूव नहीं होता है तो एक अच्छा थिकनर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट, these should be cheap and available at suitable price। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको आप किसी भी मैटर की, किसी भी मटेरियल की अच्छी प्रॉपर्टीज में या उसके मेरिट्स में ऐड कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो फाइबर हो, डाई हो या कोई और हो, ठीक है। दीज शुड बी मीन सारी प्रॉपर्टीज अगर अच्छी है लेकिन फिर भी थिकनर सस्ते में और जितना रिक्वायर्ड है उतनी क्वांटिटी में आसानी से अगर मिल नहीं रहा है, ठीक है, तो सब कुछ बेकार है। इजीली मिलना भी चाहिए और रेट भी कम होना चाहिए। ये एक अच्छे थिकनर की प्रॉपर्टीज हुई। अब नेक्स्ट हम थिकनर का जो बिहेवियर है उसके बारे में हम कुछ स्टडी करेंगे। पर्टिकुलरली थिकनर के बारे में हम इसलिए स्टडी कर रहे हैं क्योंकि ये जो थिकनर है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट केमिकल है प्रिंटिंग पेस्ट में, इसीलिए इसका थोड़ा अलग से हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। नाउ as the role of thickener is very important and quality of print is widely depends upon the thickeners, so it is necessary to separate study about it, ठीक है, इसलिए हम इसकी अलग से स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम जो थिकनर है डिफरेंट टाइप के फ्लो हम देखते हैं। और आपने फ्लूइडिटी या फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, डिफरेंट टाइप के फ्लो होते हैं। फर्स्ट न्यूटोनियन फ्लो, देन डायलेटेंट फ्लो, थिक्सोट्रोपिक फ्लो एंड सूडोप्लास्टिक फ्लो, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट टाइप के फ्लो है, इसमें आप देखेंगे। इसके पहले हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। विस्कोसिटी क्या होती है, ये देखिए। विस्कोसिटी में भी डिफाइन इन टू वेज, दो तरह से हम विस्कोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट तो इट इज द, इस लड़के का इलाज करना पड़ेगा, अमोल आमटे है ना, ठीक है। विस्कोसिटी, इट इज द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस, रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस टू द रेट ऑफ शेयरिंग, मीन्स शेयरिंग फोर्स होता है एक, ठीक है, शेयरिंग फोर्स या शेयरिंग स्ट्रेस। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई रेक्टेंगल शेप का क्यूब, कोई क्यूबोइड किसी फर्श के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, कोई क्यूबोइड फर्श के ऊपर रखा हुआ है, आप उस पर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो उसका शेप जो है वो रेक्टेंगल से रोम्बस शेप हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो फोर्स है, इस फोर्स को हम शेयर फोर्स या शेयर स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। और जो रेट है, जिस रेट से वो आगे बढ़ रहा है फर्श पर, उसको हम रेट ऑफ शेयरिंग बोलते हैं। तो जो विस्कोसिटी है उसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, विस्कोसिटी इक्वल्स टू शेयरिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शेयर रेट, ठीक है। ये विस्कोसिटी की प्रॉपर डेफिनेशन है। और इसके अलावा अब शेयरिंग स्ट्रेस को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, शेयरिंग स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स, मीन्स जो भी अप्लाइड फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया शेयर्ड, मीन्स जितने एरिया में वो फैला हुआ है। ये संकेत बंद करो, इसको वीडियो संकेत आवाज बंद करिए।
नेक्स्ट इसमें शेयरिंग स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया शेयर्ड, मतलब जितने एरिया में जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट जितने एरिया में है वो एरिया और उससे हम डिवाइड करते हैं फोर्स को, तो ये शेयर स्ट्रेस कहलाएगा। और फाइनली शेयर रेट इक्वल्स टू विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर, जितनी दूर वो चला है दैट इज शेयर रेट। ठीक है, तो ये आपके सिंपल से कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि आपके फ्लो थिकनर के फ्लो से रिलेटेड है। ठीक है, ना अब न्यूटोनियन फ्लो देख लीजिए। न्यूटोनियन फ्लो, in this case the viscosity is not dependent upon the time or shear rate। मीन्स न्यूटोनियन फ्लो में जो विस्कोसिटी है वो टाइम पर और शेयर रेट पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, इट इज हाउएवर डिपेंडेंट अपॉन द सॉल्यूशन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ कुछ थिकनर्स हैं वो और भी गाढ़े हो जाते हैं। कुछ थिकनर का बिहेवियर होता है कि वो सेम रहते हैं। ठीक है, तो न्यूटोनियन फ्लो के अंदर जो थिकनर्स आते हैं वो ऐसे थिकनर्स होते हैं कि उनकी विस्कोसिटी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। मींस अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो विस्कोसिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो भी विस्कोसिटी बढ़ेगी। such type thickness or such type flows are known as Newtonian flow। और solution of high polymers, इसमें आते हैं आपके हाई पॉलीमर्स के या हाई मोलिकुलर वेट कंपाउंड्स के जो पॉलीमर्स होते हैं वो आपके मतलब वो रेयरली न्यूटोनियन फ्लो शो करते हैं। मीन्स हाई पॉलीमर्स के या हाई मोलिकुलर वेट कंपाउंड्स हैं जो थिकनेस बनते हैं वो न्यूटोनियन फ्लो को और या न्यूटोनियन फ्लो के लॉ को शो नहीं करते हैं। ठीक है, नाउ इनमें शेयर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड शेयरिंग स्ट्रेस। मीन्स जितना शेयर स्ट्रेस हम अप्लाई करेंगे उतनी शेयर रेट होती है। ये इनकी एक विशेषता है या एक इनकी एबिलिटी है। ठीक है, हेलो, आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? यस सर। नेक्स्ट हमारा डायलेटेंट फ्लो। अब डायलेटेंट फ्लो ये होता है विस्तृत या फैला हुआ ऐसा फ्लो जो जिसका कवरिंग एरिया काफी ज्यादा हो, दैट इज नोन एज डायलेटेंट फ्लो। तो इस टाइप का जो फ्लो है उसमें इट इन्वॉल्व्स एन इंक्रीज विस्कोसिटी विद इंक्रीजिंग द शेयर रेट। शेयर रेट बढ़ने के साथ साथ विस्कोसिटी बढ़ जाती है। विस्कोसिटी इज द फोर्स which resist the flow। विस्कोसिटी और फ्लूइडिटी दोनों अपोजिशन है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा विस्कोसिटी इज जस्ट अपोजिट टू द फ्लूइडिटी। ठीक है, तो शेयर रेट बढ़ने के साथ साथ विस्कोसिटी बढ़ती है। मींस जो शेयर रेट बढ़ रही है तो लिक्विडिटी कम होती जा रही है या फ्लूइडिटी कम होती जा रही है। तो इस तरह के फ्लो आते हैं आपके डायलेटेंट फ्लो में। ठीक है, नाउ स्टार्च शोज डायलेटेंट फ्लो। स्टार्च में इसी तरह का फ्लो देखने को मिलता है। कई तरह के स्टार्च भी आगे बताएंगे इसमें। ठीक है, नाउ दिस फ्लो इज रेयरली encountered except in dispersion having about 50% solids। लगभग डिस्पर्शन तो लगभग हाईली जो पेस्ट होते हैं या जिसके अंदर लगभग ऐसे सॉलिड्स जो लगभग 50% सॉलिड होते हैं 50% विस्कस होते हैं, उनमें इस तरह के फ्लो आमतौर पर
देखने को मिलते हैं। ठीक है, अपग्रेड कर देते हैं थोड़ा सा। अब नेक्स्ट है आपके थिक्सोट्रोपिक फ्लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो है और इसमें हम देखेंगे दिस फ्लो इन्वॉल्व्स ए डिक्रीज इन विस्कोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब जो जो टाइम बढ़ता जाता है तो विस्कोसिटी कम होती जाती है, मतलब फ्लूइडिटी बढ़ती जाती है। तो इस तरह के लिक्विड्स या इस तरह के केमिकल्स हैं जो कि टाइम के साथ साथ धीरे 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 लूज होते जाते हैं। ठीक है, लूज होंगे तो उसमें क्या है, विस्कोसिटी डिक्रीज होगी और फ्लूइडिटी बढ़ेगी। तो इस तरह के जो फ्लो हैं उनको हम थिक्सोट्रोपिक फ्लो बोलते हैं। ठीक है, थिक्सोट्रोपिक सिस्टम restate their structure upon standing undisturbed। बिना कोई किसी डिस्टर्ब के ये अपना जो डिजाइन है, स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पर डिजाइन है, उस डिजाइन में डाई को रखते हैं। मीन्स बिना किसी डिस्टरबेंस के उसको डिजाइन को कायम रख सकते हैं। ठीक है, नाउ दिस फ्लो नेवर एग्जिस्ट अलोन। देखिए थिक्सोट्रोपिक फ्लो है वो कभी भी अकेला नहीं होता है, इसके साथ में इट इज ए सुपर इम्पोजिशन ऑफ विस्कोसिटी टाइम रिलेशनशिप। मतलब विस्कोसिटी और टाइम के साथ में जो रिलेशनशिप है उसके साथ में ये रहता है, और दूसरे फ्लो जितने भी है उन फ्लो से ये इसीलिए डिफरेंट है। अब एग्जांपल्स देख लीजिए, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज मींस CMC जिसको बोलते हैं, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, हाइड्रोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज आदि की जो फ्लो है वो आपके थिक्सोट्रोपिक फ्लो कहलाते हैं। ठीक है, नाउ स्यूडोप्लास्टिक फ्लो में क्या होता है, most polymer solutions of moderate concentrations shows this type of flow। स्यूडोप्लास्टिक का मतलब है प्लास्टिक की तरह आभासी होना और वास्तविक फ्लो है नहीं। ठीक है, नाउ in this case viscosity decreases with increasing the shear rate। मतलब shear rate के बढ़ने के साथ साथ विस्कोसिटी इसमें डिक्रीज होती है। एग्जाम्पल इसके पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटिंग थिकनेस। ठीक है, प्रिंटिंग थिकनेस जो है उनको क्लासिफाई किया गया है। तो देखिए नेचुरल थिकनेस होते हैं, कुछ मॉडिफाइड थिकनेस होते हैं और कुछ सिंथेटिक थिकनेस होते हैं। तीनों ही की अपनी अपनी विशेषताएं, अपने अपने मेरिट्स हैं। तो आप देखिए इसमें सबसे पहले नेचुरल थिकनेस वो होते हैं जो सिंपली नेचर से डायरेक्टली मिलते हैं हमें। ठीक है, तो इसमें कुछ तो ये बीज होते हैं। ठीक है, सीरियल्स में जो होते हैं, इसमें सीरियल्स स्टार्च मतलब अनाज से या फिर अनाज के जो दाने होते हैं उससे जो स्टार्च मिलता है वो है इसमें मेज स्टार्च है। मेज कहते हैं मक्का को, मक्का है, चावल और व्हीट, यानी व्हीट से जो मैदा मिलता है वो भी एक तरह का हमारे नेचुरल थिकनर है। ठीक है, अब फर्स्ट हो गया आपके सीरियल्स, सेकंड है आपके प्लांट्स एक्सट्रैक्ट, पेड़ पौधों से जो मिलने वाली थिकनर है वो है आपके गोंद। पेड़ पौधों से गोंद मिलता है, उसमें गम ट्रेगाकांत का जो गम है तो आप आमतौर पर लेते हैं वो। ठीक है, और सेकंड है
आपके गम अरेबिक, बबूल के पेड़ का गम है, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? हेलो। यस सर। यस सर। एक फिर इसमें देखिए, बीज का देख लिया हमने, ये मतलब अनाज के दाने का, फिर पेड़ पौधों से मिलने वाले का देखा, और नेक्स्ट है हमारे पास रूट्स एंड सीड्स, जड़ों से जो मिलता है वो, और बीज से। अब रूट से क्या क्या मिल रहा है हमें? ग्वार गम है, ठीक है, ग्वार गम है, और लोकोस्ट बीन गम, ये एक सेम की फली टाइप होती है, उससे जो गम मिलता है वो भी इसमें थिकनर में शामिल है। नाउ इसी तरह सी वीड्स, समुद्री घास से सोडियम एल्जिनेट हमें मिलता है, ठीक है, ये नेचुरल थिकनर। सेकंड में मॉडिफाइड नेचुरल में ये वो थिकनर होते हैं, बेसिक रॉ मटेरियल नेचर से मिलता है, उन्हीं को हम थोड़ा मॉडिफाइड कर लेते हैं, जैसे स्टार्च डेरिवेटिव, तो इसमें क्या है, ब्रिटिश गम आ जाता है। सेकंड है आपके सेलुलोज डेरिवेटिव, इसमें कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी इथाइलिन सेलुलोज, हाइड्रोक्सी मिथाइल सेलुलोज, ये सब आपके सेलुलोज डेरिवेटिव्स में सेलुलोज डेरिवेटिव थिकनर्स है। नाउ गम डेरिवेटिव, गम से मिलने वाला, जैसे मैप्रोगम और गम इंडाल का, ये इसमें हमने देखा है, इसमें गम है, गम अरेबिक है, इन्हीं से ये गम अरेबिक है। इसी तरह जो दूसरे गम है ट्रैगाकांथ वगैरह, उससे डेवलप होते हैं, तो ये गम टाइप के डेरिवेटिव्स, मतलब मॉडिफाइड नेचुरल थिकनर्स होंगे। अब सिंथेटिक्स में एक्रिलिक डेरिवेटिव्स, पॉलीएक्रिलिक डेरिवेटिव्स और पॉलीएक्रिलिक एमाइड्स, और फिर विनाइल डेरिवेटिव्स में पॉलीविनाइल अल्कोहल, ये कंप्लीट थिकनर्स हुए, ठीक है। नाउ अब थिकनर के मेन फंक्शन हमने देख ही लिए। अब एक प्रिंटिंग पेस्ट जो है, उसमें एक प्रिंटिंग पेस्ट डिफर फ्रॉम अ डाई सॉल्यूशन इन दिस वे दैट इट हैज अ retaining capacity, or due to retaining capacity, owing to this property, it is possible to obtain a pattern on the fabric, ठीक है। मीन्स प्रिंटिंग पेस्ट में और डाई लिकर में सिंपल सा एक डिफरेंस है, वो ये है कि प्रिंटिंग पेस्ट डाई सॉल्यूशन जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, फैब्रिक को उसमें डिप करना होता है, जबकि प्रिंटिंग पेस्ट जो है वो फैब्रिक को प्रिंटिंग पेस्ट में डिप नहीं करते, फैब्रिक पर प्रिंटिंग पेस्ट हम लगा के डिजाइन उभारते हैं, ठीक है। तो a printing paste differ from a dye solution in this way that it has a retaining capacity, means printing paste फैब्रिक के ऊपर बना रहता है, जबकि डाई सॉल्यूशन इसमें इमर्ज हो जाता है या इसमें पेनिट्रेट हो जाता है, ठीक है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन ए पैटर्न ऑन द फैब्रिक, इससे क्या है, फैब्रिक पर एक पैटर्न फॉर्म होता है। स्टूडेंट्स अपना अटेंडेंस भेज दीजिए, ठीक है, टाइम भी खत्म हो रहा है, 1 मिनट से कम रह गया, इसके यहाँ से बाद में पढ़ाएंगे कल, ठीक है। सर ये नोट्स अवेलेबल करा देते आप तो? नोट्स तो अवेलेबल कराएंगे, पहले पढ़ तो लो आप, और बुक्स देखिए आप। नहीं सर, हाँ सर, वो साथ साथ में रिवीजन भी होता जाएगा अगर अभी। किस तरह अवेलेबल कराएं आपको बताओ मेरे को। नहीं, ये जो डॉक्यूमेंट जो सर जिससे आपसे पढ़ा रहा था कि यही क्या वापस हम रिपीट करें तो अच्छा से वो एक बार याद हो जाए। करो ना,
भाई स्लाइड आपके इसमें आ रही है, स्लाइड के साथ